चलो कोई बात नहीं, ठीक है मेरे भाई, जल्द से आ जाइए। देखो आज का जो हमारा सेशन चल रहा है वो बीजगणित का क्लास चल रहा है, बहुत ही शानदार क्लास है। और इस शानदार क्लास के साथ साथ विपिन आ चुका है। गुड इवनिंग विपिन, गुड इवनिंग। चलो भाई, बीजगणित की क्लास चल रही है, बीजगणित अलजेब्रा कॉन्सेप्ट है। अभी नहीं तो कभी नहीं सीरीज है, यदि अभी नहीं कर पाए तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे आप। इस चीज को लेकर चलने वाली ये सीरीज है। तो सबसे पहले आज हम थोड़े से बेसिक बेसिक चीजों पे क्लियर कर लेते हैं और इन चीजों से बढ़ते हुए आगे की ओर चलेंगे। ठीक, बाद बाकी कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, तो जिन्होंने पढ़ा है वो बेटा आपको क्या करना है, वो इस चीज को रिवीजन करें, और जो बच्चा नया है उस चीज को अच्छे तरीके से सीखे। तो बेटा आज का जो सबसे पहली बात है वो है आपका एक चर रैखिक समीकरण क्या होता है, इसको समझो। पहले बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इस चीज को आप समझो, एक चर रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है। एक चर रैखिक समीकरण का मतलब होता है यदि कोई समीकरण जिसका नाम है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू में जीरो। ए एक्स प्लस बी, यदि कोई समीकरण ए एक्स प्लस बी है जिसमें ए और बी वास्तविक संख्याएं, लेकिन इसमें कभी भी ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें कभी भी ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ तो इसे एक चर रैखिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। इसमें बेटा कभी भी ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें यदि ए का मान जीरो होता है तो ए का मान जीरो होने पर ध्यान करना सिर्फ क्या बचेगा, बी बचेगा, और बी बराबर जीरो बचेगा। इसलिए कभी भी ए का मान यहाँ पर जीरो नहीं होना है। ए का मान यदि जीरो हो गया तो याद रखना फिर ये अचर रैखिक समीकरण नहीं बचेगी, सिर्फ अचर पद मिलेगा जिसका मान जीरो होगा। तो ऐसे समीकरण को मेरे भाई हम अचर रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं, जिसमें ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो। अर्थात इसमें एक्स क्या है तो याद रखना एक्स इसमें चर है अर्थात वेरिएबल है। ये क्या है इसमें ध्यान करना, ये यहाँ पर रियल नंबर कहलाता है, ये रियल नंबर है। और भैया बी क्या है तो बी भी यहाँ पर मेरे भाई रियल नंबर है। तो ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं, ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या? ठीक, दो वास्तविक संख्याएं जिसमें कभी भी ए का मान जीरो नहीं होगा। याद रखना ऐसे समीकरण को हम एकचर रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है, इस ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो में यदि हम ए एक्स और इस बी को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो एक्स बराबर आएगा माइनस का बी बटा ए। तो यहाँ पर हमने देखा कि सर एक चर रैखिक समीकरण है, तो इस चर रैखिक जो समीकरण है एक्स, इसका मान क्या होगा तो बेटा ये होगा माइनस का बी बटा ए। क्या होगा? माइनस का बी बटा ए इसका मान होगा। उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों को आज समझ में आ रहा होगा। मुझे आप ये बताइए कि आपको क्लियर क्लियर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? थोड़ा मैसेज बताइए, थोड़ा सा नेट का इशू हो सकता है, वैसे तो मेरे हिसाब से कुछ इशू नहीं है। अगर थोड़ा इशू भी है तो आप मुझे बताइए, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या समझने में? किसी भी प्रकार का यदि कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे जल्द से जल्द बताइए, हम उसको सॉल्व करते हैं। आवाज का ऐसा है, यदि आवाज मान लो आपको कम भी आ रही है तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं, ईयरफोन लगा के सो सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज के माध्यम से बता दें कि सर ये समस्या है, बाद बाकी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर x का जो मान होगा वो होगा माइनस का b बटा ए। तो मेरे भाई अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो अब एक चर रैखिक समीकरण को हम समझ चुके हैं, ऐसा समीकरण जिसमें a x प्लस b बराबर जीरो हो। कहने का मतलब ये जिसमें a और b दो रियल नंबर है, x यहाँ पर एक चर है, ऐसे समीकरण में कभी भी बेटा a का मान जीरो नहीं होगा। अगर मान लो a का मान जीरो होता है तो ये पूरा पद जीरो हो जाएगा, तो b बराबर बचेगा हमारा जीरो। तो ऐसा समीकरण कभी भी एकचर रैखिक समीकरण के नाम से नहीं जाना जाएगा। अब बेटा हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट में क्या है,
बात समझ लेना, थोड़ा सा बेसिक समझो। बेसिक यदि आ जाएगा आपको तो मेरे भाई आप ऑटोमेटिक सब चीजों को क्लियर कर लोगे। मेन चीज है यहाँ पर बेसिक को समझना। बेसिक को समझो, उसके बाद हम सीधे सीधे सवालों पे आएगा, सवाल हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है मूल क्या है, मूल अर्थात रूट क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूल या रूट क्या है। तो किसी समीकरण में चर राशि के खास मानों के लिए संतुष्ट होता है उस चर राशि का मान उस समीकरण का मूल होता है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझो, जैसे मैं लिखूं 3x+2 बराबर 0। यहाँ पर मैं लिखूं 3x+2 बराबर 0, तो बेटा यहाँ पर मान में क्या रखूं, यहाँ पर मान में क्या रखूं जो इस समीकरण को 0 करे। तो आप बोलेंगे सर 3x बराबर 2 हो जाएगा माइनस का, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस के 2/3। इस समीकरण में ये जो हमें समीकरण दिया हुआ है 3x+2 बराबर 0 में यदि x की वैल्यू आप माइनस के 3/2 रखेंगे तो वो बेटा क्या हो जाएगा, पूरे समीकरण को यहाँ पर क्या कर देगा, उसको वो संतुष्ट यानी कि 0 कर देगा। और जब कोई समीकरण किसी मान से संतुष्ट होता है, जब कोई समीकरण किसी मान से संतुष्ट होता है तो याद रखना मेरे भाई, ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे समीकरण को मेरे भाई हम कहते हैं, कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या? तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं, ऐसे समीकरण को हम एक चर रैखिक समीकरण कहा जाता है और वो उसका मूल होता है, वो उसका मूल होता है। इस चीज को समझो। बेटा कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि क्लास में, जल्दी बताओ। क्लास में कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या? क्या क्लास रुक रुक के चल रही है आप लोगों की, ये बताइए पहले मुझे। रुक रुक के क्लास नहीं चल रही है तो कंटिन्यू रखें, अगर रुक रुक के कोई रुक रुक के क्लास चल रही है तो मुझे बताएं, तो हम थोड़ा सा इसमें सेटिंग में कुछ करेक्शन कर लेंगे जिससे कि ये क्लास आपकी लैग नहीं होगी। जल्द से मुझे बताएं, फिर नेक्स्ट की ओर चलता हूँ। मैसेज करके बताएं कि आपकी क्लास लैग हो रही है क्या? चलो तो बेटा आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला देखो, अगर क्लास में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो आप मुझे बता देना, मैं उसको हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, दो चर रैखिक समीकरण क्या होता है, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो, ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो, जैसे ax प्लस बी वाई बराबर 0 लिखा हो, ax प्लस बी वाई बराबर 0 लिखा हो, तो ऐसे समीकरण को हम दो चर कहते हैं। यहाँ पर बेटा x और y क्या है, x, y यहाँ पर क्या है, तो x, y दो चर है, x, y दो चर है भाई। यहाँ पर देखा जाए कि x, y यदि दो चर है तो a, b, c क्या है, तो इस पूरे समीकरण में a, b, c रियल नंबर है, a, b, c रियल नंबर है, x, y यहाँ पर बेटा दो चर है। लेकिन याद रखना, ऐसे कंडीशन में कभी भी a का मान फिर 0 नहीं होगा। अगर मान लो a का मान 0 हो जाता है, तो a का मान 0 होगा तो ये पूरा पद 0 होगा, और पूरा पद 0 होगा तो बेटा बचेगा by प्लस c बराबर 0, जो सिर्फ एक चर बचेगा, दो चर नहीं होगा। याद रखना, ऐसे सभी x प्लस बी वाई प्लस सी, ना तो यहाँ पर a का मान 0 हो सकता, ना यहाँ पर b का मान 0 हो सकता। अगर a और b में से कोई एक 0 हुआ तो फिर ये एक चर रैखिक समीकरण बचेगा। उम्मीद है मेरे भाई आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक। तो याद रखना इस चीज को, यहाँ पर कभी भी मान 0 नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर a बराबर 0 होता है तो ये बचेगा by प्लस c बराबर 0, तो ये एक चर रैखिक समीकरण बन जाएगा। अगर मान लो b बराबर 0 होता है तो ये बचेगा ax प्लस c बराबर 0, तो ये भी एक चर रैखिक समीकरण हो जाएंगे। ये आपके दो चर रैखिक समीकरण नहीं होंगे। तो याद रखना, ऐसे जो समीकरण होंगे मेरे भाई वो आपके कभी भी a और b का मान यहाँ पर 0 नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं थोड़े आगे की ओर। अब बात आती है, देखो थोड़ा सा और समझ लो, उसके बाद हम सवालों पे जाने वाले हैं। जब तक आप बेसिक नहीं समझोगे, जब तक आप सवाल को नहीं कर सकते। तो सवाल को करने से पहले हमें उनका बेसिक जरूर आना चाहिए।
दो चर वाले रैखिक समीकरण को युगपत समीकरण कहा जाता है। अब बात आती है युगपत समीकरण क्या होता है। जैसे मान लो हम लिखें a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। ऐसे अगर दो अलग अलग समीकरण होंगे तो उन्हें युगपत समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इनको युगपत समीकरण के नाम से जाना जाता है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। समझ लेना, यहाँ से पेपर में बहुत क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये सवाल है। अब इनमें क्या होगा, हमने देखा एक समीकरण यहाँ पर लिखा है 3x प्लस 4y बराबर 5, दूसरा समीकरण यहाँ लिखा है 4x प्लस 6y इक्वल टू में 0। जब दो समीकरण आपको दिए होंगे अलग अलग, जब दो समीकरण या दो से अधिक समीकरण आपको दिए होंगे तो बेटा ऐसे समीकरण को युगपत रैखिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। जब भी आपसे पूछ रहा है कि भाई युगपत समीकरण क्या होता है, तो ऐसे समीकरण जिनकी हमें दो समीकरण दिए हों या दो से अधिक समीकरण दिए होंगे उनको हम युगपत रैखिक समीकरण के नाम से जानते हैं। चीज को समझ लेना। अब आती है बात अगले की, तो भाई अब युगपत जो समीकरण है उनसे कुछ नियम बनते हैं। युगपत जो समीकरण है उनसे बेटा कुछ नियम बनेंगे और ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लो। यदि आपने इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लिया तो याद रखना आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए बोर्ड पे देखो कैसे इनको समझना है। तो सबसे पहले आता है समीकरण का निकाय। यदि a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2, ये आपके दो समीकरण है अलग अलग। तब इसमें कंडीशन नंबर 1 जो बनता है वो क्या बनता है, इसको आप अच्छे तरीके से समझो। जैसे एक हल होगा, उसे एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा या फिर प्रतिच्छेदी रेखा के नाम से जाना जाता है। एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखा के नाम से जाना जाता है। कब होगा? जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के। कहने का मतलब ये है जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 के, ऐसे समीकरण को याद करना अद्वितीय, प्रतिच्छेद या एक हल के नाम से जाना जाता है। ऐसे समीकरण को याद रखना किस नाम से जाना जाता है? एक हल, अद्वितीय हल या फिर प्रतिच्छेदी हल के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है दूसरी चीज की, तो बेटा अनंत हल, अनगिनत हल या फिर संपाती। अब सबसे पहले इसके ऊपर वाले पॉइंट की बात करूं कि प्रतिच्छेद का मतलब क्या होगा। जब दो समीकरण एक दूसरी लाइन को प्रतिच्छेद करेंगे तो एक जगह पर कहीं ना कहीं आपस में ये कट करेंगे। जहां पर बेटा ये कट करेंगे उसी को हम प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। मतलब जैसे मान लो एक लाइन ये, एक लाइन ये, यहाँ पर यदि इसने कट किया तो इसका एक ही हल होगा। कितना होगा? एक ही हल होगा, क्योंकि इस लाइन ने इसको यहाँ पर कट किया है। इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लो। तो एक हल का मतलब क्या होता है? जहां पर दो समीकरणों की वैल्यू आपस में कट करेंगे उसको हम एक हल समीकरण के नाम से जानते हैं। अब आता है अनंत हल। क्या होगा? उसी को अनगिनत हल बोला जाता है, उसी को संपाती हल। अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, मतलब तीनों के मान बराबर है। जैसे आप पीछे समझो सर ये क्या होता है कि बेटा ये a1 है, ये बेटा आपका b1, ये b2 a2 है, ये b1 है, ये आपका b2 है, ये c1 है और ये c2 है। जब यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, बराबर होगा c1 बटा c2 के, ऐसे समीकरण के अनंता अनेक हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। तो वही आपका यहाँ पर दिया गया है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है। तो ऐसे अनेक हल होंगे, अनंता अनेक हल होंगे और ऐसे समीकरण के जो मान है बेटा वो आपके संपाती होंगे। मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, यदि एक लाइन निकल गई उसके ऊपर दूसरा, मतलब एक निकल गया उसके ऊपर दूसरा, एज इट इज उसी के ऊपर से निकलना ही संपाती कहलाता है। जैसे घड़ी का एक कांटा मिनट का है, एक घंटे का है, जब ये कांटे दोनों एक सीध में आ जाते हैं ऐसी रेखा को संपाती कहा जाता है। जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 होगा,
अनंत हल, संपाती या अनेक हल के नाम से जाना जाता है। इस चीज को अच्छी तरीके से आप समझ लो, ठीक है। अब अगला आता है कोई हल नहीं या फिर समांतर रेखा। कोई हल नहीं या फिर समांतर रेखा का मतलब क्या है मेरे भाई? कोई हल नहीं है समांतर रेखा का मतलब होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 के है, परंतु c1 बटा c2 आपस में बराबर नहीं है। मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। ऐसे समीकरण को हम क्या बोलेंगे? ऐसे समीकरण को याद रखना, ऐसे समीकरण को हम बोलेंगे कोई हल नहीं है या फिर समांतर। मतलब इनके जो मान होंगे ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल निकलेंगी, 90 डिग्री पर निकलेंगी, समांतर निकलेंगी, 90 डिग्री पर निकलेंगी। ऐसी लाइन को हम याद रखना समांतर पैरेलल लाइन के नाम से जानते हैं। इस चीज को अच्छी तरीके से समझना। नेक्स्ट व्यू करते हैं बेटा। अब बात आती है आगे क्वेश्चनों की। अगर आपने ये चीज देखो, आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है, बहुत मजेदार होने वाली है। जो बच्चा अभी तक इन चीजों को नहीं पढ़ा वो अच्छे से समझ ले। एक क्वेश्चन यहाँ से 101% पेपरों में आता है, तो आपको एक ही काम करना है मेरे भाई, अच्छे से समझो। पीछे जो हम पढ़ा चुके हैं उनको समझो, क्लास एंड होने के बाद दोबारा से समझो। गारंटी लेता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। बस आपको यही करना है कि सब चीजों को अच्छी तरीके से समझो। तो आवाज वगैरह क्लियर आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी बताओ। आवाज वगैरह क्लियर आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी बताओ। आवाज आवाज सब क्लियर आ रही कि नहीं आ रही? भरत जल्दी से बताओ बेटा, आवाज सही है क्या? आवाज बिल्कुल नहीं आ रही? चलो तो एक सेकेंड रुको जरा, मैं देखता हूँ अभी आप। अब आ रही है क्या क्लियर? अब आने लगी क्या? जल्दी बताओ। अगर क्लियर आने लगी हो तो क्लास को आगे बढ़ाएं, जल्दी बोलो। आगे बढ़ जाएं, चलो बेटा बहुत बढ़िया। चलो 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 वेरी गुड। अब आ रही है तो कोई बात नहीं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है के किन मानों के लिए x प्लस 2y बराबर 3 एवं 5x प्लस, यहाँ पर लिखा है 5x प्लस, यहाँ पर निकालना है के 5x प्लस के वाई। एक सेकंड रुको, थोड़ा सा यहाँ पर इस सवाल मिस्टेक है, x प्लस 2y मतलब यहाँ पर आएगा चलो बेटा इस क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है कहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे देख लग दो, थोड़ा सा कहाँ पर मिस्टेक है क्वेश्चन। चलो देखो, अब जो भी हम अभी करेक्शन अभी कर लेंगे क्या है यहाँ पर। यहाँ पर लिखा है कोई हल नहीं की शर्त, कोई हल नहीं। अब बेटा आप देखो कोई हल नहीं, हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं,
कोई हल नहीं का मतलब है a1 बटा a2 है बराबर b1 बटा b2 के, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पर समझो 3, यहाँ पर लिखा है 5x प्लस यहाँ पर लिखा है k, तो यहाँ पर लिखा है k, अब बराबर में लिखा है माइनस का 7। तो आप यहाँ पर एक काम करें बेटा, यहाँ पर लिखा है 10k, यहाँ पर लिखा है 10k, यहाँ पर कितना लिखा है मेरे भाई 10k लिखा है। तो देखो इसका गुणांक 1 है, तो a1 1 है, a2 यहाँ पर 5 है, और फिर ये देखो यहाँ पर कितना है, और यहाँ पर है आपका 10k, और बराबर में है 3/7। देखो 1/5 बराबर, थोड़ा सा रुको जरा, इसमें करेक्शन है, कहीं सवाल में मिस्टेक है। यहाँ पर बेटा एक काम करो, ये 10 नहीं है, थोड़ा सा करेक्ट करो इसको, यहाँ पर लिखो इसको ky, बेटा यहाँ पर y कर लो, यहाँ पर ky। तो देखो 1/5, a1 का मान हुआ है यहाँ पर बेटा 1, b2 a और a2 का मान हुआ है यहाँ पर 2, और a1 बटे a2 बराबर b1 का मान हुआ है यहाँ पर 2, और b2 का मान हुआ बेटा यहाँ पर 1, ये हो जाएगा आपका c1, ये हो जाएगा आपका c2। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। नमस्कार नमस्कार। अब आप देखें a1 बटा a2 बराबर 2/k बराबर नहीं है 3/-7। तो देखो ये इसके इक्वल नहीं है, कंडीशन इसकी क्या होती है, शर्त इसकी क्या होती है, मैं साइड में लिखते चलूंगा। शर्त क्या होती है, शर्त होती है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, परंतु बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, ये होती है इसकी शर्त। तो हमने देखा कि a1 बटा a2 1/5 बराबर 2/k बराबर नहीं है 3/-7 के, तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, तो क्रॉस गुणा कर लो, k में 1 का गुणा होगा कि 1 का k आएगा, और 5 × 2 हो जाएगा, तो बेटा 10। यहाँ पर जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे भाई 10। यहाँ पर k का मान 10 रखने पर a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा b1 बटा b2 के, बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के। अच्छी तरीके से समझ लो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। तो सबसे पहले तो हमें इस शर्त याद होना चाहिए, सबसे पहले हमें शर्त याद होना चाहिए, अद्वितीय हल, प्रतिच्छेदी रेखा, एक हल, दूसरी शर्त अनंत हल, अनगिनत हल, संपाती रेखा, तीसरी कोई हल नहीं, समांतर। ये 3 कंडीशन हमें हमेशा याद रहना चाहिए, तब जाके हम सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो बेटा नेक्स्ट सवाल आपके सामने फ्री है। सवाल को आप तभी कर पाओगे जब आप पीछे की वीडियो को अच्छी तरीके से देखोगे, पीछे की वीडियो को देखोगे तभी आप सवाल को अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो यही आप ध्यान रखना कि भाई हमें क्या क्या करना है, इस चीज का अच्छे तरीके से आप याद रखना। ब्रजभान आ गया, बहुत बढ़िया, ओके अंशु जाटव। देखो आप समझ सकते हो कितने बच्चे आते हैं और चले जाते हैं, आप अच्छी तरीके से इस चीज को समझ सकते हो। अब आप आइए, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है k के किस मान के लिए 2x प्लस, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू में आपका ये माइनस का 5 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। फिर दूसरी शर्त लिखिए kx प्लस 4x प्लस ky, तो ये माइनस का 10 है, बराबर को उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। यहाँ पर लिखा है अनंता हनीकल की शर्त। तो बेटा अनंता हनीकल की शर्त क्या होती है, ये होती है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यही होती है अनंता हनीकल की शर्त। तो अनंता हनीकल की शर्त में सभी बराबर होते हैं। तो देखो a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, मतलब 2/4 बराबर होना चाहिए 3/k बराबर होना चाहिए 5/10। तो मैंने देखा ये कट जाएगा, यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो यहाँ पर भी 3/k के बटे में 1/2 होना चाहिए। तो आप मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, k का 1 में गुणा करेंगे किया जाएगा, 3 × 2 करेंगे तो आएगा 6। मतलब यहाँ पर k की वैल्यू मेरे भाई, k की वैल्यू यदि आप 6 रख दोगे
के की वैल्यू यदि ऑप्शन नंबर बी अर्थात 6 रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर क्या 6 के की वैल्यू और अद्वितीय रही अनंता अनेक हल की शर्त यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। आवाज आ रही है क्लियर? आवाज आ रही है क्या सुन? आवाज आ रही है क्या? जल्दी बोलो। ईयरफोन लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अपना फोन है वो दिक्कत कर रहा है, तो आपका माइक दिक्कत कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा ये समस्या आ रही है। कल तक हम इसको सही कर लेंगे 1-2 दिन तक, तो फिर इसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन है के किन मानों के लिए यहाँ पर लिखा है 6x - 2y = 3, फिर लिखा है kx - y = 2 का अद्वितीय हल है। का अद्वितीय हल चाहिए भाई। अद्वितीय हल का मतलब है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो इसे हम बोलेंगे अद्वितीय हल। अब आप देखो यहाँ पर a1 मतलब 6, a2 मतलब आपका k, तो ये हो जाएगा 6 बटा k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 बटा y। यहाँ पर हमें चाहिए काय की वैल्यू, यहाँ पर चाहिए बेटा हमें 1। इसका मान कितना है यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 1। अब जैसे ही मैंने इसको काटा 2, ये कटेगा 3, तो 3 एकम 3 और k एकम k की वैल्यू यहाँ पर 3 रख लेंगे, तभी ही ये अद्वितीय हो जाएगा। k का मान यदि आपने यहाँ पर 3 रखा सो जाके ये अद्वितीय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर k का वैल्यू आप 3 नहीं रख सकते। k की वैल्यू आप यहाँ पर 3 नहीं रख पाओगे, क्योंकि मुझे अद्वितीय बनाना है। मतलब a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटा b2 के, तो मैं यहाँ पर k की वैल्यू 3 नहीं रख सकता। 3 को छोड़ के मैं जो भी रख दूंगा तो अद्वितीय हल लग जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर k की वैल्यू को 3 नहीं रख सकता। सब बच्चों के आंसर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम आ रही है आप माइक लगा लीजिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप बात को समझो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा माइक का इशू आया है। आज 2 दिन से चल रहा है, वो टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए थोड़ा सा इशू क्लियर नहीं हो रहा। आप आगे चल के आपका इशू क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा, देखो पिछले सवाल में पूछा था यहाँ पर अद्वितीय है तो k की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, ये सब चीजें पूछी जा रही थी। इस सवाल में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, यदि x प्लस y बराबर 5 हो, 5x माइनस 3y बराबर 1 हो, तो बताओ समीकरण का निकाय क्या है। समीकरण का निकाय का मतलब है अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, अनंत अनेक हल है, इनमें से कोई नहीं है। ये चीज आपको बताना है, तो मैं पीछे आपको पढ़ा के आ रहा हूँ कि भैया यहाँ पर क्या करना है, आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझो। यहाँ पर क्या बनेगा, तो बेटा इसका गुणांक 1, इसका भी गुणांक 1, तो बेटा ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा a2, तो a1 बटा a2, ये हो जाएगा b1, ये हो जाएगा माइनस का b2, और बराबर में हो जाएगा 5/1। जब बेटा ये a1 बटा a2 बराबर ही नहीं है b1 बटा b2 के, तो हमें आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो हमें आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात हम कहेंगे इस समीकरण के अद्वितीय या फिर एक हल, या फिर हम कह सकते हैं इसकी प्रतिच्छेदी रेखा होगी। बेटा तीनों चीजें याद करना, या फिर प्रतिच्छेदी होंगे, यानी कि इसके 3 में से कोई मान एक नाम ही है। अद्वितीय भी कह सकते हो, एक हल भी कह सकते हो, प्रतिच्छेदी रेखा भी कह सकते हो। मतलब ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर पेपर में आएगा, गारंटी है एक क्वेश्चन आप रेलवे का देना, कोई सा भी एग्जाम दोगे वहां पर एक प्रश्न आपका पेपर में आने ही वाला है। इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझो। यहाँ पर लिखा है, देखो a1 कितना है 7, यहाँ पर लिखा है a2 कितना है बटे में 11, सीधा ही लिख लो।
बराबर ये B1 लिखा है आपका -2 और यहाँ B2 लिखा है बटे में -3/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो को यहाँ से पहुंचा दो आप गुणा में ऊपर। अब C1 की बात आती है, C1 लिखा है यहाँ पर 3 और C2 लिखा है, C1 लिखा है 3, C2 लिखा है 8, तो फाइनली आएगा 7/11, 4/3 बराबर 3/8। अब आप यहाँ पर देखिए बेटा, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। जब ये दोनों ही बराबर नहीं है तो हमें आगे जाने की, चेक करने की आवश्यकता नहीं होती। तो फिर आप इसको क्या बोलेंगे, सर ये तो आगे से क्वेश्चन में अद्वितीय हल पूछा है। अगेन से क्वेश्चन में बेटा अद्वितीय हल पूछा गया है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो भी आपका ए ही आएगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। जो बच्चा नया है मेरे भाई वो चैनल को सब्सक्राइब करे, शेयर करे, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाए। ये बस इतना सा आप ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शायद अगले क्वेश्चन में अगला टाइप का पूछा जाए। मैंने वैसे एक टाइप के दो क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं, एक टाइप के दो क्वेश्चन यहाँ पर मैंने रखे हुए हैं। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर इसका गुणांक 1 है तो A1 मान ये हो गया, A2 आपका ये है तो हम यहाँ पर सीधा लिखेंगे 1/3। यहाँ पर लिखा है B1 -3 है और ये लिखा है -9, माइनस से माइनस कट जाएगा 1/3। आगे बढ़े तो ये लिखा है 3/2, मतलब A1 बटा, हम कह सकते हैं सर 1/3 बराबर है 1/3 के बराबर नहीं है 3/2 के। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इस समीकरण का जो होगा वो हल क्या होगा, इस समीकरण का हल होगा कोई नहीं, इस समीकरण का हल होगा कोई नहीं हल। अगर तीनों बराबर होते तो अनंता अनेक हल होते, अनंत हल होते, अनगिनत हल होते, लेकिन यहाँ पर तो A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो यहाँ पर जो हल होंगे वो होंगे बेटा यहाँ पर संपाती हल, या हम कह सकते हैं कोई हल नहीं होगा, या फिर हम इसको कह सकते हैं बेटा कोई हल नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। बहुत शानदार है, बहुत अच्छा टॉपिक है और एक प्रश्न यहाँ से पेपर में पूछा जाता है, तो इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ लो। अब इस सवाल का आंसर आप मुझे जल्दी से बताएं कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 6x -10y = 3, फिर दिया है 3x - 5y = 4, समीकरण का कौन सा हल है। जल्दी बोलो बेटा, मैं आपको जल्दी बोलो, आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी से बताएं आपका आंसर क्या है, जल्दी से बोले आपका आंसर क्या है, फटाक से बोले, नहीं फिर मैं तो कराने वाला ही हूँ। जल्दी बोला जाए तो देखो यहाँ पर A1 6, A2 आपका 3, तो A1/A2 -j प्लस हो जाएगा तो ऊपर आएगा 10/5, ठीक। यहाँ पर लिखा है 3/4, ये बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे 2/1, 5 से काटोगे 2/1 यानी कि 2/1 बराबर है 2/1 बराबर नहीं है 3/4 के। तो यहाँ पर भी जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा भी इस समीकरण के, इस समीकरण के मेरे भाई, इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, इस समीकरण का बेटा कोई हल नहीं होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में इसका फिर ट्रेंड बदल जाएगा, अच्छी तरीके से आप इस चीज को समझो। इस क्वेश्चन में फिर इसका ट्रेंड बदल जाएगा, इस चीज को अच्छी तरीके से समझो। जो बच्चा जल्दी से आंसर देगा भैया, जो बच्चा जल्दी से सवाल का आंसर देगा उसको अच्छा समझ में आएगा। इसका गुणांक कुछ नहीं है, 1 है, इसका गुणांक कुछ नहीं है, तो A1/A2 मतलब 1/6, B1/B2 बराबर है मतलब 1/6। यहाँ पर लिखा है C1 3 और C2 दिया है बेटा 18, काट दोगे इसको तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 18, मतलब तीनों बराबर दिए हैं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब 1/6 बराबर 1/6 बराबर 1/6। इसकी जो शर्त होती है वो होती है A1
मैं इसलिए लिखते जा रहा हूँ कि आपकी शर्तों का भी रिवीजन होते चले। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो इसके जो आंसर आएगा वो आएगा अनंतः अनिधन। तो उम्मीद है आपको बेटा ये चीज समझ में आ रही होगी। सवाल का जो आंसर होगा वो होगा अनंतः अनिधन। ठीक, तो बेटा लाइक शेयर जरूर करें, जिसने भी लाइक शेयर नहीं किया वो दोबारा से लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ें। ठीक, अब जब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा फिर चेंज होगा। जब हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा फिर चेंज होगा। अब बात आती है मेरे भाई, अब बात आती है मेरे भाई कुछ और इंटरेस्टिंग चीज की। अब बात आती है मेरे भाई कुछ और इंटरेस्टिंग चीज की, आप अच्छी तरीके से समझो। ये इंटरेस्टिंग चीज क्या है? तो यहाँ पर देखो बेटा द्विघात समीकरण की बात आती है। यहाँ पर बात आती है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण होता है ax प्लस बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसमें कभी भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो जाएगा मेरे भाई तो ये समीकरण नहीं रहेगा द्विघात। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है कि भैया ऐसा लिखा आएगा कि ax स्क्वायर प्लस bx, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो बेटा ax स्क्वायर प्लस bx, यहाँ पर कभी भी इस a का मान 0 नहीं होगा। यहाँ पर कभी भी यहाँ पर कभी भी इस a का मान 0 नहीं होगा। अगर बेटा इस a का मान 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 थी जो 0 हो गई। तो बेटा ये जो समीकरण बचेगा वो बचेगा bx प्लस c बराबर 0। तो ये जो समीकरण होगा इसे एक चर समीकरण बोला जाएगा। एक चर समीकरण, एक चर समीकरण बोला जाएगा, अर्थात एक घात वाला समीकरण बोला जाएगा। तो ऐसे समीकरण फिर आपका द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसलिए बेटा इसमें कभी भी a का मान 0 नहीं होगा। एक चीज तो आपको समझ में आ गई। अब दूसरी चीज भी हम पढ़ते हैं। जहां समझ में नहीं है आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, चीज को अच्छी तरीके से समझो। आवाज थोड़ी आ रही कि नहीं आ रही ये बताओ, थोड़ा सा आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? जल्दी बोलो। आज की क्लास को आप ईयरफोन में ही सुन सकती, ईयरफोन लगा। तो देखो यहाँ पर x बराबर होता है, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। बी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस, इसको इस फॉर्मूले को बोलते हैं श्रीधराचार्य। इस फॉर्मूले का नाम है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। मतलब ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। याद करना इस फॉर्मूले को बोला जाता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या बोला जाता है बेटा इसको? इसको बोला जाता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। इसके दो मान आते हैं, एक तो आता है बेटा प्लस में और एक आता है माइनस में। इसका एक मान आएगा प्लस में तो यहाँ पर प्लस लगा होगा, एक मान आएगा माइनस में तो यहाँ पर माइनस लगा होगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है? जल्दी बताओ बेटा समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि भाई और क्या क्या है। तो बेटा इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लो। इम्पोर्टेंट क्या है? समीकरणों के मूल। इम्पोर्टेंट यहाँ पर मूलों का समीकरण क्या है? इम्पोर्टेंट यहाँ पर आते हैं मूलों का समीकरण। मूलों के समीकरण में सबसे पहले आता है मूलों का योगफल। तो बेटा ये जो समीकरण लिखी होती है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये जो आपकी द्विघात समीकरण है, ये जो आपकी द्विघात समीकरण है इसमें क्या होगा? पहली कंडीशन बनती है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को बोला जाता है मूलों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा को बोला जाता है मूलों का योगफल। तो बेटा ये लिखा है मूलों का योगफल होगा माइनस का बी बटा ए। मैं अलग से लिख देता हूँ, मूलों का योगफल होगा माइनस का बी बटा ए। याद रखना इस चीज को, मूलों का योगफल होगा माइनस का बी बटा ए।
फिर आता है मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। बेटा ये होता है सी बटा ए, सी बटा ए होता है मूलों का गुणनफल। ये लिखा है मूलों का गुणनफल साफ सी बटा ए। मूलों का गुणनफल होगा, मूलों का बेटा गुणनफल होगा सी बटा ए। अब मानिए कि आपको दोनों मूल दिए हुए आ जाए, मानिए आपको दोनों मूल दिए हुए आ जाए। जब दोनों मूल दिए हुए आएंगे और आपसे समीकरण पूछा जाएगा तो समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है जीरो। उम्मीद है बेटा आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं और आगे की ओर। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे की ओर, इसको समझो। अब यहाँ पर कुछ और नियम भी बनेंगे। अब यहाँ पर बेटा कुछ और नियम भी बनेंगे। कुछ और नियम क्या है? तो कुछ और नियम यहाँ से आते हैं, बात को समझो। ये जो इसके अंदर लिखा है रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, मतलब विविक्तर बोला जाता है। अंडर रूट के अंदर जो लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट अर्थात इसको बोला जाता है विविक्तर, मतलब d इस बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोला जाता है विविक्तर अर्थात डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। अब बात आती है आगे की। तो बेटा यहाँ पर यही लिखा है कि सर d बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। समीकरण क्या होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। समीकरण होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो और d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मान लो यहाँ पर d का मान जीरो हुआ, तो अगर मान लो इस पूरे समीकरण का मान जीरो हो जाए तो फिर क्या होगा? d जीरो हो जाएगा। जब d जीरो होगा तो समीकरण के जो मूल होंगे वो समान और वास्तविक होंगे। तो समीकरण के जो मूल होंगे वो समान और वास्तविक होंगे। बात में आ रही? अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर d बराबर जीरो होगा, तो समीकरण के मूल समान तथा वास्तविक हो जाएंगे। इस चीज को समझो। दूसरा यहाँ पर लिखा है अगर d का मान जीरो से बड़ा होगा। जीरो से बड़ा कब होगा? जब इसका मान पॉजिटिव निकलेगा, मतलब d बराबर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है, जब इसका मान प्लस में कोई संख्या आएगी, जब इसका मान प्लस में कोई संख्या आएगी तो ध्यान करना d बड़ा होगा जीरो से, तब समीकरण के मूल असमान तथा वास्तविक होंगे। समझ में आ रही है दोनों चीज? तो समीकरण के मूल असमान तथा वास्तविक होंगे। तीसरा देखो, जब d का मान माइनस में हो, सीधी सीधी बात, जब ध्यान करना इस पूरे समीकरण का मान माइनस में 10 20 15 50 जो भी आए, तो समीकरण के मूल असमान तथा काल्पनिक होंगे। काल्पनिक का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर, जैसे a प्लस आयोटा b, ये इमेजिनरी नंबर है, a प्लस आयोटा b के रूप में कोई भी वैल्यू ले ली। ठीक। अब चौथा है कि d का मान जब भी एक पूर्ण वर्ग में आएगा, मतलब बात समझो, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो लिखा था d स्क्वायर माइनस 4ac पूर्ण वर्ग में आए। पूर्ण वर्ग का मतलब यहाँ पर आप समझो, पूर्ण वर्ग का मतलब है यहाँ पर जब d का मान बेटा पूर्ण वर्ग में आएगा, 16 आ जाए 25 आ जाए कुछ भी आ जाए, तो ध्यान करना समीकरण के मान क्या होंगे? तो समीकरण के मूल परमेय संख्या में होंगे। तो समीकरण के मूल बेटा परमेय संख्या में होंगे। इस चीज को आप समझिए। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब हम बढ़ते हैं सवाल की ओर। बेटा आप इतना चीज समझ लिया तो आप सवाल पे आओ। इतना चीज यदि आप समझ गए मेरे भाई तो आप सवाल की ओर बढ़े। कौन कौन पढ़ रहा है जल्दी से मुझे मैसेज करो। बस अब बच्चे बचे हैं 4। इतने सारे बच्चों में अब बचे हैं बच्चे 4। इतने सारे बच्चों में अब बच्चे पढ़ रहे हैं सिर्फ 4।
इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ लो। यहाँ पर लिखा है 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0, समीकरण के मूल क्या होंगे? तो बेटा इसकी कंपेयर किया जाता है ax² प्लस bx प्लस c से। तो a का मान आ जाएगा यहाँ पर 2, b का मान आ जाएगा यहाँ पर 8, c का मान आ गया यहाँ पर मेरे भाई 6। समीकरण के मूल वास्तविक है काल्पनिक, तो हम रख देंगे d बराबर b² माइनस 4ac है। तो देखो db कितना है -8, -8 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 64, 4 का 4, a कितना है 2 है, c कितना है 6 है। तो देखो ये है 64, ये आएगा 6 दूनी 12, 12 इंटू 4 करेंगे 48। तो d का जो मान आएगा बेटा वो आएगा प्लस का कितना 14 और 2 16, प्लस के 16 आएगा। कितना आएगा प्लस के 16। तो अभी भी मैंने बोला था जब भी मान प्लस में आए, अभी भी हमने बोला था जब भी मान प्लस में आए, अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं जब भी कैसी हो धनात्मक हो संख्या तो समीकरण के मान असमान तथा वास्तविक होंगे। तो समीकरण के मान असमान तथा वास्तविक होंगे। क्या होंगे सर? ये तो यहाँ पर d बड़ा है 0 से, यहाँ पर d बड़ा है 0 से, क्योंकि इसकी वैल्यू काय में आई है प्लस में आई है, इसलिए इसकी जो कंडीशन है वो है असमान तथा वास्तविक, असमान तथा वास्तविक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। एक दो सवाल कर लेंगे, एक एक टाइप के तीनों सवाल इसमें कर लेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है 3x² प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो देखो बेटा a का मान 3 है, b का मान 6 है, c का मान 3 है, d बराबर में रख दो b 6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 माइनस 4 a और c। तो बेटा ये जाएगा 36, ये जाएगा 9 9 चौको 36, 36 माइनस 36 तो कट के हो जाएगा 0। तो हमने यहाँ पर एक कंडीशन और लिखी थी कि जब 0 हो, हमने ये देखा था जब d का मान 0 होगा तो मान होंगे समान और वास्तविक। तो बेटा यहाँ पर क्या आया, d का मान यहाँ पर आया कितना 0, d का मान 0 आया तो समान और वास्तविक अर्थात ऑप्शन नंबर ए, समान और वास्तविक होंगे अर्थात ऑप्शन नंबर ए होंगे। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा ये क्वेश्चन की ओर। अब इस चीज को और समझो बेटा, यहाँ पर दिया हुआ है हमें 5x² माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। a का मान कितना है 5, b का मान यहाँ पर है -7, c का मान यहाँ पर है 6। तो हम लगाएंगे d बराबर b² माइनस 4ac। आप अच्छी तरीके से जानते हैं विविधतर या डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d बराबर b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो रख दो भैया यहाँ पर मान, b का मान -7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 4 गुणा 5 गुणा 6 तो ये आएगा 49, 5 का 30, 30 इंटू 4 करेंगे 120। तो बेटा ये जो वैल्यू आएगी जितनी भी आएगी वो काय में आएगी माइनस में आएगी। जब माइनस में संख्या होती है तो असमान तथा काल्पनिक होते हैं। जब संख्या माइनस में होगी तो बेटा असमान तथा काल्पनिक होंगे। अच्छी तरीके से समझ लो बेटा इसको। इसका आएगा -71 आएगा, ध्यान कर लेना। तो माइनस में जब भी समान आएगा, माइनस में जब भी मान आएगा तो असमान तथा काल्पनिक होती है, असमान तथा काल्पनिक होती है। इसको अच्छी तरीके से समझो। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। ये चीज समझ में आ गई तो बेटा हम नेक्स्ट की ओर से बढ़ते हैं। ये चीज यदि आपको समझ में आ गई तो बेटा हम नेक्स्ट की ओर से बढ़ते हैं।
अब इस पे आओ, मैं अब थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज को क्लियर और कर दूं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन तो आना ही है मेरे भाई। आप बात को समझो, यहाँ लिखा है मूलों का योगफल ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस सी बटा ए। समीकरण का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन को करते हैं। इसमें पूछा है मूलों का योगफल और इसमें पूछा है मूलों का योगफल और गुणनफल होता है। इसमें पूछा है मूलों का योगफल और गुणनफल बताएं। तो बेटा समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर मूलों का योगफल भी निकालना है, मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। योगफल का मान होता है ये, गुणनफल का मान होता है सी बटा ए। तो आप यहाँ पर देखो a की वैल्यू यहाँ पर बेटा 2 है, b की वैल्यू यहाँ पर माइनस के 3 और c की वैल्यू यहाँ पर 1 है। तो हमें एक पर निकालना है, तो b की वैल्यू यहाँ पर है माइनस के 3, तो माइनस ए और माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3। a की वैल्यू है 2, तो अल्फा इंटू बीटा निकल के आएगा आपका 3 बटा 2। अल्फा इंटू बीटा निकल के आएगा आपका 3 बटा 2। अब बात आती है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा सॉरी, अल्फा इंटू बीटा की बात आती है। सी आपका 1 है, ए आपका 2 है, तो अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल निकल के आएगा 1 बटा 2, यानी कि 3 बटा 2, 3 बटा 2 और 1 बटा 2, 3 बटा 2 और प्लस में 1 बटा 2। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, उम्मीद है आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अंशुल का आंसर आ गया, भरत का आ गया, बहुत बढ़िया बेटा, इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें फिर पूछा गया है एक टाइप के 2 सवाल हमें पर्याप्त है, एक टाइप के हमें 2 सवाल पर्याप्त है। यहाँ पर लिखा है 4x स्क्वायर, फिर लिखा है माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर a का मान 4, b का मान यहाँ पर माइनस 3, c का मान यहाँ पर 2 है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है माइनस का b बटा है, तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3 बटा 4, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है c बटा है, c यहाँ पर 2 है, ये यहाँ पर 4 है, तो इकट्ठे हो जाएगा 1 बटा 2। तो अल्फा इंटू बीटा गुणनफल 1 बटा 2, अल्फा प्लस बीटा 3 बटा 4, 1 बटा 2 3 बटा 4, फिर ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, किस प्रकार से इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। इसमें बेटा देखो मूल दिए हैं और समीकरण पूछा है, मूल दिए हैं और समीकरण आपसे पूछा है, इस चीज को आप अच्छी तरीके से बताएं। तो यहाँ पर लिखा है मूलों का योगफल अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस 1 बटा 2, मूलों का गुणनफल लिखा है माइनस के 150, मूलों का योगफल दिया, मूलों का गुणनफल दिया, तो बेटा पूछा है आपसे समीकरण। तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स, फिर होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक, तो यहाँ पर x का स्क्वायर x करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का 1 बटा 2 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस का 50 इंटू 150 बराबर 0। तो आप यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा 2x माइनस का हो जाएगा 150 बराबर 0। 2 का गुणा दोनों साइड करो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, बीच में बचेगा x, माइनस का हो जाएगा 300 बराबर में 0 का गुणा 2 में होगा 0 होगा, तो हमें समीकरण निकल के आएगा, वो आएगा बेटा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 300 बराबर 0। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर जो आंसर है वो है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 300 बराबर 0। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी, उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी कि जब भी आपको मूल दिए हुए हो और मूल दिए होने के बाद समीकरण पूछे जाए तो आप इस प्रकार करेंगे। ठीक है,
एक चीज पे डिस्कस और कर लेते हैं। चलो एक ही क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया था, तो आज हमने अच्छी तरीके से समझा कि हमें कैसे क्या करना है, क्या क्या होता है। तो मेरे भाई आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी और बहुत सारी चीजों में हमने क्या क्या सीखा, इस चीज को आप अच्छी तरीके से नोट कर लो। आज हमने क्या क्या सीखा इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ लो। हमने एक चर रैखिक समीकरण सीखा। हमने बेटा एक चर रैखिक समीकरण सीखा क्या होता है। एक चर रैखिक समीकरण के साथ हमने द्विघात समीकरण सीखा, और द्विघात समीकरण के साथ मेरे भाई हमने और क्या क्या सीखा। द्विघात समीकरण के बाद हमने बहुत सारी चीजें आज यहाँ पर क्लियर करी। तो मेरे भाई आज हमने बीजगणित का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा है। याद रखना, इसको पढ़ने के साथ साथ कोई बच्चा नया हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके साथ साथ हमें एक चीज ध्यान करना है, जब भी समस्या आए तो इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 देखते हैं। जब पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 तक पहुंचोगे तो आपको हर चीज क्लियर कैलकुलेट समझ में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो बस आज हम क्लास को यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगली क्लास आपकी फिर कल होगी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जाएंगी। 8 बजे कल उपस्थित हो जाना। इसके बाद चीजें मिलते हैं मेरे भाई कल। ओके बाय, जय हिंद जय भारत।